हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 36, जो कि है सूर्यताप एवं तापमान। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं इंडेक्स, जो है चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया। अभी हम करते 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 कहाँ पहुँच गए, तो गैस हम बहुत आगे पहुँच गए, यानी कि चैप्टर नंबर 36 यानी कि सूर्यताप एवं तापमान पे पहुँच चुके। बाकी के भी चैप्टर आप देख लीजिए कि हमें अभी और कहाँ तक जाना है। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले नोट से, जो कि है सूर्यताप एवं तापमान। तो यहाँ हम लिखा है वायुमंडल और पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य। मतलब वायुमंडल को ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? जो मेन सोर्स है वो सूर्य है। पृथ्वी को जो ऊष्मा मिल रही है उसका भी मेन सोर्स यानी कि स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग जो है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। यानी इसने कहा जो सूर्य से प्रकाश यानी कि तरंगे आती हैं, तो जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही है, देखिए दो टाइप की तरंगे बोल दी इसने। एक तो इसने बोल दिया दो टाइप की हम मान लेते हैं। एक होता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब एक आपकी वेव है, वेव यानी कि तरंग है जिसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लघु। ठीक है, ठीक है। और एक वेव ऐसी है जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? आपकी दीर्घ। ठीक है, एक की तरंग दैर्घ्य होगी लघु, एक की तरंग दैर्घ्य होगी दीर्घ। मान लेते हैं इसकी हो गई दीर्घ। ठीक है, अब ये गाइस मैं समझाऊंगी नहीं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बस आप समझ लीजिए एक 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 सिग्नल ऐसा है जिसकी तरंग दैर्घ्य है लघु। चलिए दोबारा से बनाते हैं, तो इसकी तरंग दैर्घ्य है लघु। ठीक है, और एक सिग्नल ऐसा है जिसकी तरंग दैर्घ्य है दीर्घ। ठीक है, तो लघु तरंग दैर्घ्य और यहाँ पे हो गया आपका दीर्घ तरंग दैर्घ्य, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, राइट। तो अब देखिए इसी सिग्नल में थोड़ा सा समझ लेते हैं तरंग दैर्घ्य। तो ये एक ऊंचाई है इस सिग्नल की, एक ऊंचाई, इसके मध्य की दूरी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य और इसको ऐसे लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, अब वही आप दीर्घ देखिए छोटी छोटी बन रही है इसलिए हमने इसे लघु तरंग दैर्घ्य बोल दिया। और यहीं पे ये तरंग दैर्घ्य इस ऊंचाई से इस ऊंचाई की तरफ अगर आप देखें तो ये भी एक लैम्डा है, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य, लेकिन कैसी है? दीर्घ। तो आप नॉर्मली इसमें देख सकते हैं कि ये लघु है और ये वाली दीर्घ है। ठीक है, तो लघु तरंग दैर्घ्य और दीर्घ तरंग दैर्घ्य। अब इसने कहा जो पृथ्वी से ऊर्जा आ रही है, तो इसने कहा सूर्य से जो आपकी किरणें आ रही हैं उसमें से जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच रही है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है? वो कौन सी तरंग दैर्घ्य जो है पृथ्वी तक पहुंची है? तो लघु तरंग दैर्घ्य की जो किरणें हैं यानी कि ऊष्मा है यानी कि ऊर्जा है वो पृथ्वी तक पहुंच रही है, ये वाली नहीं पहुंच रही। ठीक है, आ सारी रही है लेकिन जिसकी तरंग दैर्घ्य लघु है, ठीक है, वही पहुंच रही है। यानी कि इसने कहा लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में जो है ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक, अतः पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग दैर्घ्य सौर ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण यानी कि सूर्यताप कहते हैं। मतलब इसने कहा सूरज से जो भी ऊर्जा आ रही है उसको हम सूर्यताप कह देते हैं या फिर आगामी सौर विकिरण कह दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस वो कौन सी है? लघु तरंग दैर्घ्य वाली है। यानी यहाँ पे दो चीज़ समझिए, अगर ये हो गई लैम्डा, इस तरह से समझिए। ठीक है, ये हो गया आपका तरंग दैर्घ्य, ये हो गई आपकी आवृत्ति। अगर लैम्डा आपकी ज़्यादा है यानी कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो आवृत्ति होगी कम। ठीक है, वहीं अगर लैम्डा कम है तो आवृत्ति हो जाएगी आपकी ज़्यादा, इसका उल्टा। बस ये समझ लीजिए यहाँ एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी। तो अगर हम लघु तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं यानी कि हमने कहा तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति उस तरंग की कितनी होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि जो आवृत्ति होगी उस तरंग की ज़्यादा, अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। चलिए इससे ज़्यादा हमें समझना नहीं है। तो पृथ्वी पर कौन सी किरण आ रही है? दो तरीके से कह सकते हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है या फिर हम कह सकते हैं जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सूर्यताप या फिर आगामी सौर विकिरण। चलिए, पृथ्वी की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। मतलब गाइस हम ये कह रहे हैं कि भैया सूर्य से इतनी सारी जो है किरणें मतलब तरंगे आ रही हैं,
फिर भी जो पृथ्वी की सतह है ना, वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। मतलब चलिए हमने कह दिया 40 है तो 40 डिग्री रहता है। सूर्य तो पूरे टाइम चमकता है, तो 40 से 41 42 43 44 50 60 70 क्यों नहीं होता, नहीं रहता। ठीक है, तो जो टेम्परेचर रहता है वो स्थिर ही बना रहता है। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से स्थिर है, नहीं तो पृथ्वी तो जल के भुन जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसने कहा जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा है प्रायः क्या होती है, स्थिर रहती है। अब लिखा इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर होती है। मतलब इसने कहा अगर पृथ्वी पे हम देखें तो जो सूर्य से यहाँ पे अगर ऊर्जा आई तो वो भी स्थिर होगी, ये नहीं कि बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, नहीं, स्थिर होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। चलिए, तो इसे हम बोलते हैं सौरिक स्थिरांक बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है। मतलब इसने कहा सूर्य में जो ऊर्जा है ना वो कहाँ से आती है, तो सूर्य का आंतरिक भाग, यहाँ से सूर्य में ऊर्जा आती है। ठीक है, इसमें क्या है, अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान तथा नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, जिसके कारण ऊष्मा का जनन होता है। मतलब इसने कहा कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है, उसके केंद्र से आती है। अब इस केंद्र में क्या होता है, दबाव बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है इसके अंदर, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है ना वो किस में बदलता है, हीलियम में बदलता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में बदलता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, ऊष्मा पैदा हो जाती है। इसमें लिखा है सूर्यातप का वितरण। चलिए, जो सूर्यताप जो आपका पृथ्वी पर आ रहा है उसका वितरण की बात करेंगे। सामान्य रूप में धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होता है। मतलब इसने कहा कि जो सूर्य का ताप है, अगर आप देखें भूमध्य रेखा से विश्व ध्रुवों तक पहुंचते हैं तो सूर्य का ताप यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते कम होता जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा फिर कम और कम और कम और कम और कम और कम और कम, बहुत कम। इसी वजह से यहाँ आप देखेंगे ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पे सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा होता है, सौर्य ताप की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब लिखा है सूर्य ताप की मात्रा, ओके। अब लिखा है सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यताप क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। मतलब इसने कहा कि जो सूर्य है ना, एक तो पृथ्वी आपकी बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी सी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है ना, सूर्य आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण, और ये हो गया 0 डिग्री, ये होता है आपकी कर्क रेखा और ये होती है आपकी मकर रेखा। तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पे जाता है, कर्क रेखा से वापस से भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक ही बात है, फिर विषुवत रेखा से ये पहुंचता है मकर रेखा, मकर रेखा से फिर पहुंचता है वापस से विषुवत रेखा। मतलब जो सूर्य है ना वो इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, मतलब इसके बीच में ऐसे ऐसे चलता रहता है सूर्य 3-3 महीने में। ठीक है, तो जब ऊपर जाता है भूमध्य रेखा से तो हम बोलते हैं उत्तरायण हो रहा है, और भूमध्य रेखा से जब नीचे की तरफ जाता है तो हम बोलते हैं दक्षिणायन हो रहा है सूर्य। ठीक है, अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाली तापीय अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पर नहीं है। ठीक है, ना होकर कहाँ पे है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। मतलब इसने कहा कि भैया जो सूर्य का ताप है सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर नहीं आ रहा है, इसका भी कारण है, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, ठीक है, एक हो गया। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या थोड़ी सी मान लेते हैं तिरछी पड़ रही है। ठीक है, लिखा है पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती।
मतलब इसने कहा कि अगर मान लेते हैं अगर बिल्कुल पृथ्वी सीधी होती तो जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सपोज सूर्य की किरण यहाँ से पड़े तो यहाँ पे भी एक बराबर पूरे में क्या है एक जैसी पड़ती, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें क्या है, पृथ्वी गोल है तो मान लेते हैं यहाँ ज़्यादा, तो पृथ्वी के गोल होने से गाइस क्या होता है कि सूर्य की किरणें कहीं ज़्यादा फिर कम 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 ज़्यादा ऐसे इस तरह से पड़ेंगी। तो सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा सौरिक ऊर्जा का क्षय सीधी लंबवत किरणों की अपेक्षा अधिक होने से सौरताप कम पड़ता है। मतलब इसने कहा कि मान लेते हैं यहाँ सूर्य है तो अगर यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी सीधी सीधी तो टेम्परेचर यहाँ पे अच्छा खासा ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है यानी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सपोज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 कम हो गया, ठीक है। तिरछी जहाँ पड़ेंगी वहाँ पे टेम्परेचर का यानी कि ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, ऊष्मा का क्षय हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का क्षय होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर तो यहाँ कम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा इसने क्या बोला कि सूर्य के प्रकाश की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट, मतलब चलिए सेकंड वाले को ये समझिए कि सूर्य को पृथ्वी पर आने में जितना, पृथ्वी की किसी सतह पर आने में जितना अधिक टाइम लगेगा वहाँ पे उसकी जो मात्रा है ना सौरताप की उतनी ही अधिक होगी। ये बस ये कहा है उसने और कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट इसने लिखा है जब सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि होती है अर्थात सौर कलंक क्रिया बढ़ती है तो सूर्य से विकिरण में वृद्धि होती है और धरातल पर प्राप्त होने वाली सौरताप की मात्रा बढ़ती, यानी कि ये है आपका पृथ्वी अर्थ, ये है आपका सूर्य सन। अब गाइस यहाँ से जब फोटोन्स मतलब सूर्य की किरणें, सपोज मान लेते फोटोन्स, आप अगर आप नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए यहाँ से जब जाता है ना तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वो एरिया, वहाँ पे काला धब्बा सा दिख जाएगा, इसे हम बोलते हैं सौर कलंक, ठीक है। इसने कहा अगर सौर कलंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसका मतलब सूर्य का प्रकाश उतना ही आगे उतना ही निकल रहा होगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा सौर कलंक होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी सौरताप की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, ठीक है। सारे के सारे पृथ्वी पर ही तो जा रहे हैं। तो इसने क्या कहा है, सौर कलंक की संख्या में वृद्धि होती है जब सौर कलंक की संख्या में यानी कि सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि होती है अर्थात सौर कलंक क्रिया बढ़ती है यानी यहाँ से जो है ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है तो सूर्य से जो विकिरण में वृद्धि हो रही है, ऑब्वियसली सूर्य से विकिरण ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा बढ़ जा रही है, क्योंकि वहाँ से निकल रही है तो दूसरी जगह पहुँच जा रही है यानी कि धरातल यानी कि पृथ्वी पर पहुँच जा रही है तो उनकी मात्रा बढ़ जा रही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वायुमंडल का प्रभाव, सौरिक विकिरण तरंगों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब इसने कहा अभी वायुमंडल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पृथ्वी के ऊपर ऐसे करके वायुमंडल होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो इसने कहा सूर्य की किरण है वो सूर्य से तो निकलती है लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक पहुँचती हैं। परिणाम स्वरूप सौरिक ऊर्जा के कुछ भाग परावर्तन, विसरण, अवशोषण, प्रकीर्ण आदि प्रक्रियाओं द्वारा मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं जिस कारण धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती। मतलब इसने कहा कि सूर्य से किरण आ रही है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। अब ये वायुमंडल क्या करता है, इस पूरी की पूरी किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। कुछ किरण वहीं से परावर्तित हो जाती है, टकराकर वापस चली जाती है, कुछ का विसरण हो जाता है, कुछ ये वायुमंडल अवशोषित कर लेता है अपने में, पृथ्वी तक नहीं पहुँच देता, कुछ को इधर उधर छितरा देता है, प्रकीर्ण हो जाता है, बिखेर देता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से 100% गई है तो पृथ्वी तक 100% नहीं पहुँचती, क्योंकि वायुमंडल बहुत सारी जो ये किरणें होती हैं उसको इधर उधर कर देता है, गायब कर देता है, कुछ भी कर देता है मान लेते। तो इसको हमने नाम दिया है परावर्तन कर देता है, विसरण कर सकता, अवशोषण हो जाता है, प्रकीर्ण हो जाता है, ये सब हो जाता है। मतलब 100 की 100% सूर्य से ऊर्जा जो है पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। फिर लिखा है किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी कि ऊर्जा के जितने भाग का परावर्तन होता है उसे हम बोलते हैं एल्बिडो,
ठीक है। मतलब इसने कहा कोई कोई चीज़ पड़ी है तो यहाँ आई सूर्य की ऊर्जा और ये हो गया इसका परावर्तन, मतलब टकरा के वापस चली गई। तो इसको इस जो भी जितना इसने टकरा के वापस भेज दिया, जितनी मात्रा मान लेते हैं, तो उसे उस वस्तु का हम बोलते हैं एल्बिडो। हर एक का अलग अलग होता है। मतलब लकड़ी बहुत ज़्यादा नहीं परावर्तित कर पाएगी, टकरा कर वापस नहीं भेज पाएगी। वहीं बर्फ़ या शीशा मान लेते हैं, शीशा नहीं कांच, तो वो शीशा, हाँ शीशा मान लेते हैं, तो वो ज़्यादा परावर्तित कर लेता है। तो हर एक का एल्बिडो अलग अलग। पृथ्वी का औसतन एल्बिडो कितना है? 30 से 35%, जबकि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि का है, यानी 75 to 95%। यानी ये है आपकी पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पड़ी हुई है बर्फ़, ये है बर्फ़ आपकी पूरी। तो इसे कहा सूर्य की किरण यहाँ से यहाँ आती है, कितनी आ रही है? 100% आ रही है। तो यहाँ तक कितनी पहुँच रही है आपकी? कुछ 65 से 70% पहुँच रही है, और 30 से 35% जो है परावर्तित हो जा रही है, यानी टकरा के वापस चली जा रही है। लेकिन वहीं अगर पृथ्वी पे कहीं पे बर्फ़ है तो गाइस वो सूर्य की किरण आ रही है, और 5 से कुछ आप कह दीजिए 25% तक तो आएगी पृथ्वी तक। बाकी पूरी 75 से 95% तक वापस जो है टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये एल्बिडो है अलग अलग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होगा? हिमाच्छादित परत का, जहाँ पे बर्फ होगी, हिम होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा मरुस्थल का भी एल्बिडो लिखा है। यार मरुस्थल पे रेत होती है, वो कितना परावर्तित कर पाती है? कुछ 20 से 30% को परावर्तित करती थी। धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो कितना लिखा है? 3 से 15% को टकराकर वापस भेज देती है। प्रेयरी भूमि का एल्बिडो कितना लिखा है यहाँ पे? 10 से 20% लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये बातें अब समझ में आई हों। अब लिखा है कि धूली कणों तथा जल कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय लघु तरंग सौरिक विकिरण के प्रकीर्ण को विसरित परावर्तन कहा जाता है। मतलब जबकि यहाँ लिखा है धूलकण और जलकण, जबकि इन कणों का व्यास प्रवेशी सौरिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य से लंबे होते हैं। चलिए ये छोड़िए, इसमें लिखा है धूलकण और जलकण क्या करते हैं? जो आपकी सूर्य से किरणें आ रही है ना, लघु तरंगे हमने बात करी थी, लघु तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट होती है, और सॉरी अल्ट्रावायलेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। EM वेव्स बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, और लघु हैं इसे लघु तरंग, ठीक है। तो मतलब ये समझिए सूर्य से जो आपकी किरण आ रही है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि जो है आपको जो सूर्य से किरणें आ रही है ना, वो धूल कण या फिर जल कण, इनसे भी प्रकीर्णन, मतलब इससे भी टकरा के इधर उधर हो जाती है। तो हम इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। मतलब सूर्य की किरण आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे है धूलकण यानी कि या जलकण यानी कि जो जलवाष्प होती है, तो इनसे किरण टकराती है, इधर उधर चली जाती है, ठीक है, इधर उधर चली जाएगी। तो इसको इसने बोल दिया विसरित परावर्तन। वायुमंडल में तो आपको धूलकण भी मिलेंगे और फिर जलकण भी मिलेंगे, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। सूर्य के प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने में आत्मसात करने या उसे ऊष्मा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। मतलब समझ लो सूर्य की किरण आ रही है, बीच में कोई आपका मान लेते कुछ भी एक कोई भी पॉइंट, कुछ भी कण है, कोई भी कण है, वो इस सूर्य से जो किरण आ रही है उसको अगर ये अपने में समाहित कर ले तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। अब देखा जल वाष्प सौरिक विकिरण की अवरक्त विकिरण तरंग, यानी जो इंफ्रारेड वेव है या फिर आपकी पार्थिव विकिरण को आसानी से तथा अधिक मात्रा में अवशोषित करती है। मतलब इसने कहा जो सूर्य से किरणें आ रही है उसमें बहुत तरीके की तरंगे होती हैं, जिसमें से इसने कहा जो इंफ्रारेड वेव्स है यानी कि इंफ्रारेड किरणें यानी कि आपकी अवरक्त विकिरण तरंगे हैं, या फिर आपकी बहिर्गामी दीर्घ तरंगे, इनको जो है अधिक मात्रा में कौन अवशोषित कर लेता है? जलवाष्प, ठीक है। और जलवाष्प तो रहती है वायुमंडल में, परंतु ये प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण की पराबैंगनी तरंगों के लिए पारदर्शक होती है। मतलब इसने कहा
जो पराबैंगनी तरंगे है इसको ये अवशोषित नहीं कर पाती है। इससे क्या है, इसके अंदर होते हुए जो है दूसरी तरफ चली जाती है, यानी कि पारदर्शी है, इसे पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। कौन सी तरंगे? पराबैंगनी तरंगे, ठीक है। और कौन सी अवशोषित हो जाती हैं? बहिर्गामी दीर्घ तरंग या फिर अवरक्त विकिरण तरंग, यानी कि IR वेव्स या पार्थिव विकिरण, ठीक है। और पराबैंगनी किरण के लिए क्या है, ये पारदर्शक है, मतलब पारदर्शी है, इधर से गई उधर से निकल गई, अतः इसका अवशोषण नहीं हो पाता, पराबैंगनी किरण का अवशोषण नहीं हो पाता। अब लिखा है मेघीय रात में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जब बादल होते हैं ना वायुमंडल में, तो हम देखते हैं कि जलवाष्प क्या है, साफ अगर आकाश होगा तो वहाँ जलवाष्प की मात्रा कम होती है, लेकिन अगर बादल हैं तो यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा अधिक है, और साफ बादल है मतलब साफ आकाश है तो वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा कम है, ये बोला इसे। तो इसने लिखा है बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रात में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस होती है। मतलब इसने ये कहा कि सपोज कि पृथ्वी है, ये है आपका मेघीय रात, मतलब यहाँ पे बादल है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऊपर से सूर्य की किरण आई, अब इसे सही मायने में तो टकरा के वापस चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये टकरा के वापस जा तो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जलवाष्प है, ठीक है। तो जो भी पार्थिव विकिरण है, ये जलवाष्प क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है, अवशोषित कर लेती है, बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। तो जब कैसी यहीं पे आपकी अवशोषित, तो ये बाहर जाने नहीं दे रही है, तो इसने कहा जब ये यहीं पे अवशोषित कर ले रही है, यहाँ पे अवशोषित कर ले रही है, तो यहाँ पे जो सूर्य का ताप है ना वो बढ़ता जाएगा, मतलब ये बाहर तो जा नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली यहीं पे रुक गया है। तो इस वजह से क्या होगा ना, जब बादल होते हैं तो नीचे आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि जो किरण वापस चली जानी चाहिए वो वापस जा नहीं पाती है, बादलों की वजह से या जलवाष्प की वजह से नहीं जा पाती। इसलिए आप जब देखेंगे ना बादल छाए होते हैं ना, तो गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। तो यही बोला इसने बस। चलिए, तो ये लिखा है तो कहाँ पहुँचे हम गाइस, फलस्वरूप इसने लिखा है कि मेघी रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय जो पार्थिव विकिरण है आसानी से शून्य में चला जाता है और रातें ठंडी हो जाती हैं। इसने कहा अगर बादल नहीं है तो वो जो है आपका किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन अगर बादल है तो किरण आएगी तो सही, लेकिन वापस जाएगी नहीं, तो यहीं पे आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में स्थित कणिकीय पदार्थ, धूल कण, गैसों के अणु द्वारा प्रवेशी सौरिक विकिरण के कुछ भाग का विभिन्न दशाओं में विसरण यानी कि डिफ्यूजन और इसके बिखराव की प्रक्रिया को प्रकीर्णन प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, अब जो सूर्य की किरणें आई, अब यहाँ पे आपको धूल भी मिलेगा, गैस के अणु भी मिलेंगे, कणीय पदार्थ मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वायुमंडल में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सूर्य की किरण आती है उसका कुछ भाग जो है विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है, ठीक है। और उनके बिखराव की प्रक्रिया को क्या, मतलब जैसे इसने कहा कि जैसे यहाँ पे एक कण है, सूर्य का प्रकाश आए, इससे टकराया और बिखर गया इधर उधर, ठीक है। तो ये जो बिखराव हो रहा है ना, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकीर्णन प्रक्रिया, यानी कि स्कैटरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बस यही बोला इसने। अब नेक्स्ट यहाँ पे है ऊष्मा बजट, ऊर्जा संतुलन, हीट बजट या एनर्जी बैलेंस। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है, सपोज कि है पृथ्वी, सूर्य की किरण आती है और क्या होता है, यहाँ से वापस जाती है। तो गाइस जो नीचे पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी पर आती है ना किरण, वो होती है आपकी लघु तरंग सौरिक विकिरण। और फिर गाइस टकरा के जो है ना पूरी की पूरी तो पृथ्वी पे रुक नहीं जाएगी, ये वापस आती, ऊर्जा संतुलन बनाए रखती है। यानी कि अगर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो गाइस इतना ही रहना चाहिए ना, 40 से 50 60 70 80 नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्या होती है, यहाँ से
आती है और फिर वापस चली जाती है, ठीक है, संतुलन बनाए रखती है। तो जो वापस जाती है, जैसे कि ये जो आ रही है वो लघु तरंग दैर्घ्य होती है वाली किरण होती है, और जो वापस जाती है वो होती है आपकी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण बोलते हैं। चलिए समझते हैं। इसने कहा सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर आने वाले विकिरण को क्या बोलते हैं? पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। तो जो सूर्य से आ रही है पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल में, उसको हम बोलते थे कि प्रवेश कर रही है अंदर की तरफ, तो प्रवेशी। और हमने कहा जो आ रही है वो होती है लघु तरंग, लघु तरंग सौरिक विकिरण, राइट। अब क्या होता है, पृथ्वी से वायुमंडल में होने वाले विकिरण को, यानी कि जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी का ये वायुमंडल है, तो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से टकराई और वायुमंडल में जा रही है इसके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बहिर्गामी दीर्घ, ठीक है। जो आ रही थी वो लघु थी और प्रवेश कर रही थी, और ये बाहर जा रही है, तो बहिर्गामी दीर्घ तरंग तरंग, ये थी आपकी सौरिक विकिरण जो सूर्य से आ रही थी। लेकिन अभी जो है वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो सूर्य से आ रही थी वो प्रवेश कर रही थी, ये बाहर जा रही है, ठीक है, बहिर्गामी, पृथ्वी से वायुमंडल में जा रही है पृथ्वी के। जो आ रही थी वो लघु थी, ये वाली है दीर्घ जो वापस जा रही है। तो तरंग ही है, ठीक है। जो सूर्य से आ रही थी उसे हमने बोल दिया सौरिक, जो पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही है वो हो गई पार्थिव, ठीक है। और विकिरण तो विकिरण ही है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट, जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण और पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विवरण है। यानी कि ऊर्जा बजट में क्या होता है, जो सूर्य से पृथ्वी और उसके वायुमंडल में आ रहा है और इससे जो है वापस चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके विवरण को हम बोल देते हैं ऊष्मा बजट। इसे पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन कहा जाता है, ठीक है। अब इसने लिखा है GT वार्था के अनुसार जो है ऊष्मा बजट की बात करी गई है। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है ना ऊष्मा बजट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी।